जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही लोग हैं फिजिकली? ठीक है, ऑनलाइन भी हैं काफ़ी लोग, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। लास्ट क्लास में हम लोग जो लोग नहीं अवेलेबल थे, या जिन लोगों की मिसिंग हो गई थी, या जो लोग फिजिकली प्रेजेंट भी थे, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया था, आप सबको क्लियर हो गया था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वो थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ रही थी उसमें। उसको मैंने जरा इसको रिफ्रेश किया, इसको दोबारा से आज ट्राई करके फिर आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा ईथर चैनलिंग का, ठीक है। ईथर चैनल करने के बाद हमारे ऑलमोस्ट स्विचिंग के टॉपिक्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग कुछ जो है ना न्यूट्रल टॉपिक्स करेंगे, फिर हम लोग राउटिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर मजीद जो सीसीएन की लेवल की कोई एक टॉपिक रह गया हुआ तो उसको हम लोग स्विचिंग में देख लेंगे। तो अभी हम लोग पहले सिंपल पोर्ट सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कल वाला उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे पोर्ट सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो लैन सिक्योरिटी के अंदर ही आती है पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी में दो तरीके से हम लोगों ने पोर्ट को सिक्योर बनाने का देखा था, कि एक बीपीडीयू मैसेज, जब कोई एक डिवाइस बीपीडीयू मैसेज को ट्राई करने की कोशिश करे, तो उस वक्त हमारी पोर्ट का क्या स्टेटस होना चाहिए। और हमारे लैन में अगर कोई फिजिकल कनेक्टिविटी करके हमारे लैन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, हमारी लैन के अंदर किसी भी तरह से जो है ना वहाँ पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करे, तो तब हमारी लैन में पोर्ट्स का क्या स्टेटस होना चाहिए। दोनों हवाले से हम लोगों ने देखा था। तो बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के हवाले से हम लोगों ने फिर देखा था कि उसके लिए बीपीडीयू गार्ड को इनेबल कर दिया गया था। और बीपीडीयू गार्ड को इनेबल करने के बाद भी जब डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्ट होती थी तो सिंपल कम्युनिकेशन वो कर सकती थी, पिंग वहाँ पे नहीं स्टॉप हो रही थी। लेकिन जब कोई एक ऐसी डिवाइस वहाँ पे कनेक्ट होती थी जहाँ जो बीपीडीयू मैसेज को जनरेट कर रही थी, तो फौरन से वो पोर्ट डाउन हो जाती थी। और उस पोर्ट को दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिवली जब आप करेंगे और बीपीडीयू गार्ड को डिसेबल करेंगे, तो तब वहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जब लैन सिक्योरिटी में पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें, तो पोर्ट सिक्योरिटी में हम लोग कुछ पोर्ट्स को ऐसे सिक्योर बना देते हैं कि वहाँ पे जब जो स्पेसिफिक मैक एड्रेस रजिस्टर्ड होंगे, उन मैक एड्रेसेस के अलावा कोई और मैक एड्रेसेस वाली डिवाइसेस वहाँ पे आकर कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती। ना कि वो बीपीडीयू मैसेज, बल्कि वो इवन कोई एक सिंपल सिस लॉग मैसेज या बीपीडीयू या सिंपल पिंग मैसेज भी नहीं जनरेट कर सकती, कोई पैकेट ही उस नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्योंकि वो कोई अटैकर भी हो सकता है, कोई इंट्रूडर हो सकता है जो हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकता है। तो वो उसको हम लोगों ने फिर आगे मल्टीपल तरीकों से देखा था कि जब वो वायलेशन हो इस तरह की, जो रजिस्टर्ड मैक एड्रेस वाली पोर्ट के ऊपर कोई अनरजिस्टर्ड मैक एड्रेस वाली डिवाइस आकर कम्युनिकेट करना चाहे, तो वहाँ पे वायलेशन में जो है ना हम लोगों ने देखा था या तो पोर्ट शट डाउन हो जाए, या तो उसको प्रोटेक्ट कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। तो शट डाउन में हम लोगों ने देखा था कि पोर्ट जो है फौरन से शट डाउन हो जाती है दोनों साइड से, और वो कम्युनिकेशन के काबिल नहीं रहती उस वक्त तक, जब तक कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली दोबारा से जाके शट डाउन करके अपना कर दिया जाए, ठीक है। और प्रोटेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे पोर्ट एज इट इज जो है वो डाउन नहीं होती, पोर्ट तो आप ही रहती है, लेकिन वो मैसेज नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाते आप। ना ही कोई सिस लॉग मैसेज को आप, सिस लॉग मैसेज होता है बस सिंपल एक मैसेज जनरेट कर देना जिसकी जो कोई काउंटर आप कर सको उसको कि इसने अटैक करने की कोशिश की है, कम्युनिकेशन उसमें भी नहीं होती, पिंग उसमें भी जनरेट नहीं होती, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट मोड जो होता है तीसरा, उसमें फिर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर भी पोर्ट्स का स्टेटस तो अप होता है, जैसे हम लोगों ने प्रोटेक्ट मोड में देखा। प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि वहां पे कम्युनिकेशन तो नहीं होती, लेकिन सिस लॉग मैसेज जनरेट हो जाता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे, यानी जितनी दफा वायलेशन होगी उतनी दफा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट डाउन नहीं होगी, उस वजह से वायलेशन रजिस्टर्ड होती जाएगी, नंबर ऑफ काउंट्स वहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी ये हो गया था, हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन कुछ इंस्टेबिलिटी आ रही थी, बाज औक़ात हमारी कमांड्स काम कर रही थी, बाज टाइम हमारी कमांड स्टक हो जाती थी, इधर पैकेट ट्रेसर में कोई प्रॉब्लम था। आज उसको दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं।
अब कंसिडर ये करते हैं, ये दो डिवाइसेस वो हैं जिनको हम लोगों ने प्रॉपरली अपने नेटवर्क के अंदर रजिस्टर करवाना है, और इनकी कम्युनिकेशन जो है ना हम लोग चाहते हैं कि हो, और ये नेटवर्क के अंदर रहें, और ये नेटवर्क के बेसिकली लीगल अथोराइज्ड पर्सन हैं। ठीक है। और यहाँ पर साथ ही हम लोग एक और डिवाइस को ऐड कर लेते हैं जिसको हम लोग इंट्रूडर कंसिडर कर लेते हैं, कोई एक अटैकर कंसिडर कर लेते हैं। वो कल जो हमारी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ना, उसको मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, और वो हम लोग दोबारा पैकेट ट्रेसर को मैंने थोड़ा सेट किया, वो कमांड से बाजू का स्टक हो रही थी, तो वो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, उसको मैं करवा के फिर आज नया टॉपिक हम लोग इथर चैनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये लेट्स सपोज ये अटैकर का पीसी है जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब लेट्स सपोज ये एक यहाँ पे ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस को हम लोग किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, यानी कि इसकी डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, वो मैक एड्रेस अगर हम लोग देखना चाहें तो उसके लिए आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करेंगे, तो इसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। ये इसका फिजिकल एड्रेस है जो मैक एड्रेस है। ठीक है। 48 बिट्स का वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम लोग इसकी कम्युनिकेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, और वहाँ पे देखते हैं ये पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/2, इसको हम लोग इसके अंदर पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए बाय डिफॉल्ट शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हुई। और अगर किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट की पोर्ट सिक्योरिटी को देखा जाए, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 के ऊपर हम करने जा रहे हैं, तो उसकी अगर देखें तो यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल्ड है। ठीक है। पोर्ट का स्टेटस भी सिक्योरली डाउन है, वायलेशन वगैरह बाय डिफॉल्ट जो होती है वो शट डाउन होती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा। एजिंग टाइम है। जी। तो एजिंग टाइम हम लोगों ने देखा कि डायनेमिकली जब हमारे मैक टेबल के अंदर कोई डिवाइसेस का मैक एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो कितने टाइम तक वो रजिस्टर्ड रहे, तो उसके लिए एजिंग टाइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर सिक्योर स्टैटिक एड्रेस एजिंग, उसमें अभी हमने कोई इनेबल नहीं की हुई। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मैक एड्रेसेस जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के अंदर हम लोग कितने मैक एड्रेसेस को रजिस्टर करवा सकते हैं? हाँ, मिनिमम जो बाय डिफॉल्ट होता है वो एक मैक एड्रेस रजिस्टर करवा सकते हैं, और मैक्सिमम किसी एक पोर्ट के अंदर 132 मैक एड्रेसेस को हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं जब हम पोर्ट सिक्योरिटी को वहां पर इनेबल करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी टोटल मैक एड्रेसेस कितने रजिस्टर्ड हैं? एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये। फिर चाहे वो सर कोई भी स्विच है उस पे। जी जी, स्विच कोई भी है आपके पास। उसके बाद टोटली मैक एड्रेसेस यहाँ पर 0 हैं। उनमें अब आगे मजीद दो टाइप्स हैं। मैक एड्रेसेस को ऐड करवाने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर्ड मैक एड्रेस है। कॉन्फ़िगर्ड मैक एड्रेस में हम स्टैटिकली उस मैक एड्रेस को ऐड करवाते हैं कॉपी करके। ठीक है। और स्टिकी मैक एड्रेस वो मेथड होता है जहाँ पे इस स्पेसिफिक पोर्ट के साथ जो भी डिवाइस अटैच होती है उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी करके अपने मैक टेबल में ऐड कर देता है। ये दूसरा मेथड होता है। ठीक है। उसके बाद जब पोर्ट डाउन होती है, मैंने बताया था कि जब वायलेशन की जाती है, वायलेशन में शट डाउन मोड को हम लोग इनेबल करते हैं, तो पोर्ट डाउन होती है, तो उसका मकसद यही होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का पता चले पोर्ट डाउन है, वो जाके पोर्ट सिक्योरिटी के स्टेटस को चेक करता है, और वहां पर ये मैक एड्रेस जिसने वायलेशन की होती है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसने जितनी टाइम्स वो वायलेशन की होती है वो काउंट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको रिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट में बता रहा था कि रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में तो वन टाइम ही होगा। ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट में सिस्लॉग मैसेज होके जनरेट होते रहेंगे, उसमें जितनी टाइम ये पिंग करने की कोशिश करेगा उतने टाइम से ये इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग इसमें पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। ठीक है। स्विच पोर्ट मोड को हम लोग एक्सेस में ले आएंगे। उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर देंगे। इस तरह से पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई। ठीक है। उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब यहाँ पर देखें मैक एड्रेसेस को ऐड करने के दो मेथड्स हैं। एक ही है 48 बिट मैक एड्रेस को आप कहीं से जहाँ पे जो भी कोई कॉपी रजिस्टर्ड है आपके पास कोई लिस्ट है वहां से आप इसमें ऐड कर लें। और दूसरा स्टिकी कॉन्फ़िगर डायनेमिकली, ये जो भी इसके साथ जैसे भी ये डिवाइस अटैच है फास्ट 0/2 के साथ, तो इस डिवाइस के मैक एड्रेस को ऑटोमेटिकली अपने पास कॉपी कर लेगा। तो हम लोग लेट्स को स्टिकी वाले मेथड को यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्विच पोर्ट
पोर्ट सिक्योरिटी, और फिर जब वायलेशन हो तो वायलेशन में हम लोग इसको शट डाउन मोड इनेबल कर लेते हैं। अब स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर हम लोग जाके देखेंगे। तो पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पर इनेबल्ड है, पोर्ट स्टेटस जो है वो अप है, वायलेशन मोड शट डाउन वगैरह ये जो भी है आपके पास उस तरह उसी तरह से है। अब यहाँ पर इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। और इसको भी सेम नेटवर्क में हम लोग लेके आ जाते हैं। अब यहाँ से एक पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मैक एड्रेसेस कितने रजिस्टर्ड हैं? एक रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी हमारे पास एक की है, और स्टिकी मैक एड्रेस यहाँ पर एक ऐड हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए ऐड हुआ, देखें पहले हम रजिस्टर्ड किया उसलिए ऐड इसलिए नहीं हुआ कि स्विच, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट स्विच जो है वो जब कोई पिंग रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है उसके बाद डायनेमिकली 300 सेकंड्स तक उस स्पेसिफिक मैक एड्रेस को अपने पास रजिस्टर्ड रखता है। लेकिन पहले हमने चूंकि पिंग रिक्वेस्ट ही नहीं जनरेट की थी, कोई मैक टेबल में उसकी कोई मैक एड्रेस था ही नहीं, कोई इंटरफेसेस की उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, उसके लिए फिर हमने इनको आईपी एड्रेसेस असाइन किए, फिर पिंग रिक्वेस्ट जनरेट की, फिर जब मैक एड्रेसेस का उसके पास रिकॉर्ड आ गया स्विच के पास, उसको पता चला फास्ट इथरनेट 0/2 के पास डायनेमिकली मेरे पास ये मैक एड्रेस है, तो उसने स्टिकी मेथड के जरिए उसको कैप्चर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली इनेबल हो गई है। अब यहाँ इस डिवाइस ये डिवाइस जब पिंग करना स्टार्ट करेगी तो इसकी पिंग पॉसिबल होगी किसी भी नेटवर्क, इस नेटवर्क की आगे इस स्विच के साथ जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जैसे 168 हम लोग करें तो देखिए कम्युनिकेशन हो रही है, इस चूंकि इस पोर्ट के अंदर हमने सिक्योरिटी इनेबल की है। लेकिन इन केस अब कोई अटैकर हमारे नेटवर्क में आता है और हमारे नेटवर्क में आकर उसको हार्म करने की कोशिश करता है, जब उसको यहाँ पर ऐड करेंगे उसके साथ, अब जब ये पोर्ट अप होगी, इसको फास्ट फॉरवर्ड हम लोग कर देते हैं इस तरह से। अब ये पिंग करने की कोशिश करेगा, फिर इसको क्या हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए पोर्ट को। पिंग कर लेते हैं इससे 192.8.10.1, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये देखें जब इसने पिंग रिक्वेस्ट जैसी भेजी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है, ये पोर्ट। उसके बाद फिर जब यहाँ पर ओरिजिनल पोर्ट के ऊपर आएगी, इस ये भी जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो देखेगा ये पोर्ट डाउन है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर को ये मैसेज जनरेट, स्पेसिफिक मेरे फास्ट इथरनेट 0/2 जो है वो मेरी पोर्ट मेरी डिवाइस में आप नहीं शो हो रही, आप देखें। फिर वो यहाँ पर यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी को चेक करेगा, उसने जैसे इनेबल की होगी, फिर वो देखेगा कि यहाँ पे एक वायलेशन काउंट हुई है। ठीक है, एक दफ़ा ही उसने पिंग करने की कोशिश की है, ये वायलेशन हुई है, और इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस ने ये वायलेशन करने की कोशिश की है। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात हो गई थी, और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, स्मूथली ये काम नहीं चल रहा था, हालांकि हम यही कमांड्स दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा मेथड हम लोगों ने देखा था कि इसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यहाँ पर इसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे जाएगा, फास्ट इथरनेट 0/2, उसको पहले शट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिवली और उसके बाद फिर नो शट डाउन करेगा, फिर ये पोर्ट जो है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी तो इसका जो स्टेटस था
बाय डिफॉल्ट भी जो है ना यही होता है, वायलेशन कोई अगर करे तो वो शट डाउन मोड होता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ से शट डाउन मोड को चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई वायलेशन करे तो उसको प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट के मोड में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 0/2 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। और जब कोई वायलेशन हो तो उसमें क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेम उसी तरह से एक अटैकर को यहाँ पे पहले हम लोग सिंपल यहाँ से पिंग करके पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये पिंग रिक्वेस्ट होगी? देखें ये कम्युनिकेशन कर रहा है प्रोटेक्ट मोड में भी, ठीक है। लेकिन अब कोई एक अटैकर है, वो आता है इस डिवाइस को यूज करता है, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ये प्रोटेक्ट मोड वहां पे शट डाउन के बजाय ये प्रोटेक्ट मोड इनेबल हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे वायलेशन मोड क्या शट डाउन के बजाय अब हम लोगों ने प्रोटेक्ट यहाँ पर इनेबल हो गया, और यहाँ पे मैक एड्रेस में भी मैक टेबल में भी ये अपडेट हो गया। अब जब ये डिवाइस किसी भी तरह से कोई पिंग करने की कोशिश करेगी तो क्या ये पिंग कर पाएगी? देखें पिंग पहले भी रिक्वेस्ट टाइम आउट था, पिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन पिंग अब भी नहीं हो रही, रिक्वेस्ट टाइम आउट है, हालांकि ये सेम नेटवर्क में है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, ये पोर्ट डाउन नहीं हुई होगी, ये देखें इस पोर्ट का स्टेटस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है। तो ये फर्क होता है बेसिकली वायलेशन में। हम लोग चाहते हैं इनके इसके एडमिनिस्ट्रेटर को ना हो, या एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास इतनी अथॉरिटी नहीं रखना चाहता, या उसने कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के मैग उसको एक अटैकर का खतरा नहीं है, लेकिन उसको ये खतरा है कि बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लिमिटेड लोग जो बस उसको यूज कर सकें। तो उसमें ये होगा कि फिर कोई जिन लोगों को एक्सेस नहीं होगी वो पिंग तो नहीं कर पाएंगे, मैं उस नेटवर्क में ऐड तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको एटलीस्ट एक्सेस भी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन पोर्ट भी डाउन नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये तो होगी हमारी पुरानी बातें, ठीक है। अब हम लोग ये बेसिकली स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल को ही हम लोगों ने नेक्स्ट लेके गए थे, आगे लेके चले थे, और इस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया। अब देखिए स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से हम लोगों ने जब बात की तो वो सब आप लोगों को बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल में बेसिकली हमें रिडंडेंट लिंक्स मिल जाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। एक लिंक डाउन होता है तो उसके अल्टरनेटिव हमारे पास कोई और लिंक होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है उसका कि वो हमारे नेटवर्क के अंदर लूप्स को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है, और लूप्स को अवॉइड करवा देता है हमारे नेटवर्क के अंदर, और लूप्स नहीं बनने देता, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा था डिफरेंट रास्तों को ही तब्दील करके। लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास लिंक्स हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है, ये देखें यहाँ पर जो है बेसिकली स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगी। अब किसी भी तरह से आपके पास यहाँ पे लूप्स नहीं बन रहे, लेट्स सपोज ये स्विच है, इस स्विच में स्विच इसकी आईडी है, इसमें कहीं से भी घूम के वापस रास्ता डायरेक्टली इसके पास नहीं आएगा। यहाँ से अगर पैकेट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से इसी तरह से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जा पाएगा। लेकिन इनकेस यहाँ से अगर ये रास्ता हम लोग बंद कर देते हैं, या ये रास्ता हम लोग बंद कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला रास्ता ओपन हो जाएगा। इस पोर्ट का अगर हम लोग डाउन कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके देखते हैं डाउन, फिर हम लोग ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट है इसकी। अब यहाँ पर ये भी पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी इस तरह से, यानी ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पोर्ट्स को अप कर लेता है, रूट स्विच एक बन जाता है, और फिर उसके बाकी अकॉर्डिंगली जो है ना बाकी ब्रिज वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी ये आ रही है कि इन केस अगर दो स्विचेस को और कोई रास्ता ना हो, इन केस इस स्विच और इस स्विच के दरमियान में ये कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन यही रास्ता बंद हो गया तो अब इसके पास तो कोई और रास्ता नहीं है कि ये इस स्विच के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर इन केस हम लिंक ऐड भी कर लेते हैं, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल फौरन से एक्टिव होगा, तो एक लिंक डाउन ही रहेगा, एक लिंक अप है दूसरा लिंक डाउन है, और यहाँ पे क्या वजह है इसकी कि यहाँ पे स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है, ठीक है।
फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर जब हम लोगों को एक ही दो स्पेसिफिक डिवाइसेस के दरमियान में रिडंडेंट लिंक्स चाहिए होते हैं, अल्टरनेटिव लिंक्स चाहिए होते हैं, या फिर हम लोगों ने अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, ईथर चैनल्स को इनेबल कर देते हैं वहां पर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर चैनल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ईथर चैनल्स को ये कह सकते हैं कि फेल ओवर, कि अगर कोई नेटवर्क डाउन हो तो उसको दूसरा वे आउट दिया जाए, फेल कह ओवर सकते, भी यही है? जी सर, जी आप बिल्कुल कह सकते हैं इसको। कह सकते हैं सर। जी जी आप कह सकते हैं, इसमें इसका मकसद यही होता है कि अगर कोई एक पोर्ट डाउन होती है, दूसरी को ऑटोमेटिकली वहां से जो है ना डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये है आपके पास सामने, ये पोर्ट अगर इन केस डाउन हो जाती है तो डेटा यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ईथर चैनल एक पूरा बंडल बन जाता है। ठीक है, वो मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स को एक जो है ना वर्चुअल लॉजिकल सिंगल पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसमें आपके लेट्स सपोज 100 MB की बैंडविड्थ है, तो उसको 400 MB की बैंडविड्थ लिंक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका बेनिफिट एक, ये तो एक सिंपल सी बात है, ये राउटर टू राउटर भी होता है, स्विचेस टू स्विचेस भी कन्वर्ट क्रिएट किए जाते हैं, ये जो होता है। ठीक है, ईथर चैनलिंग। अब जी देखें, सर, यही पूछना चाह रहा हूँ। क्लियर सर, कि राउटर टू राउटर भी हो सकता है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि इथर चैनलिंग है ना, बंडलिंग हमेशा इसलिए जरूरी होती है कि एक कोई भी जो डिवाइस है, राउटर है, स्विच है, उसकी लैन में देखेंगे लोड कितना है। ठीक है, हमेशा उसकी लैन में जो लोड होता है उससे उस सब को ऐड करें तो उससे ज्यादा उसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए डेटे को आगे ट्रांसफर करने की। इन केस ये दो स्विचेस जैसे आपके सामने यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, ठीक है, इन स्विचेस के आगे लैन में फास्ट इथरनेट के जरिए हर स्विच की आगे 24 पोर्ट्स होती हैं लेट्स सपोज, तो उन्हीं 24 को कंसिडर कर लो, बाकी गिग को ना कंसिडर करो, उनको अपलिक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन जब इन 24 पोर्ट्स, हर पोर्ट के अंदर बैंडविड्थ कितनी होगी, 100 Mbps की होगी, जबकि एक गिग के अंदर कितनी होगी, 1000 Mbps होगी। सिंपल सी बात है। तो वो जब अगर लेट्स सपोज सारी डिवाइसेस मैक्सिमम अपनी बैंडविड्थ यूज करना स्टार्ट करते हैं, सारी जो डिवाइसेस हैं वो 100 Mbps के हिसाब से डेटे को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दें, फिर क्या होगा, फिर वहां पे मैक्सिमम वहां पे बैंडविड्थ जो है स्विच के पास आगे ट्रांसफर करने की वो 1000 है, जबकि ये पीछे से इसके पास बटन आ जाएगा 2400 का। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम लोग क्या कर देते हैं, जो है ना वो इथर चैनल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। वहां पर चार पांच जो है ना पोर्ट्स हम लोग लेट्स गिग के हैं या फास्ट के हैं, उनको उनकी बंडलिंग कर देते हैं। वो फिर डिपेंड करता है स्विचेस के मॉडल्स के हिसाब से कि कुछ स्विचेस में जो है ना वो कितनी पोर्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, कितने चैनल्स ग्रुप बना सकते हैं, उसमें कितने बना सकते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे। सर लाइक लोड बैलेंसर, ये कह सकते हैं? जी ये लोड बैलेंसिंग का काम करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल। एक पोर्ट है, पहले उसके पास उसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 Mbps है, और उसके पास जो है ना 2000 Mbps का डेटा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये क्या कर लेंगे कि थाउजेंड थाउजेंड की दो पोर्ट्स को हम लोग मर्ज कर देंगे, इसे चैनल क्रिएट कर लेंगे, वो फिर 2000 को लोड बैलेंसिंग कर देंगे। अगर 2000 नहीं भी आता, 1500 भी आता है, तो वो 50-50 करके आप डेटे को आगे ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से आपके लोड को बैलेंस करके आगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तीन तरह से बेसिकली इथर चैनल्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। एक एक होता है मैन्युअली क्रिएट कर देना, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल इथर चैनल मोड को ऑन कहते हैं। ठीक है, स्टैटिकली इथर चैनल क्रिएट करना, तो उसमें ये होता है दोनों तरफ के जो स्विचेस होंगे उसमें इथर चैनल को ऑन कंसिडर करेंगे। ठीक है, जबकि बाकी दो जो है ना इसमें प्रोटोकॉल्स यूज कर किए जाते हैं डायनेमिकली इथर चैनल्स को बनाने के लिए। एक है LACP और एक है PAGP। ठीक है, PAGP, जो LACP है ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, IEEE का प्रोटोकॉल है। ठीक है, LACP, LACP कहलाता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किसी एक स्पेसिफिक वेंडर का प्रोprietary नहीं है, ये यहाँ पे सामने मेंशन्ड है। ठीक है, आप लोग नोट कर लें यहाँ से ये प्रोटोकॉल। ठीक है,
एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सिस्को का उनमें एलएससीपी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप जब सिस्को के नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग पीएजीपी को वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि सिस्को को करना ज्यादा इजी होता है। बता दिया है कि जब ईथर चैनल काम करता है तो मल्टीपल और वर्चुअली एक सिंगल लिंक वहां पे क्रिएट किया जाता है, और यही डेफिनेशन है बेसिकली ईथर चैनल की, और यही एक सिंपल से ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इजी होता है हमारे सर ये नेटवर्क के अंदर। रिपीट कीजिए कि जो बात की अभी आपने। जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मल्टीपल जो सिंगल लिंक्स होती हैं उनको आपस में एग्रीगेट कर दिया जाता है, और एक सिंगल वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दी जाती है उसके अंदर, ठीक है। और यही ईथर चैनल कहलाता है, यही ईथर चैनल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो सिंपली जो होता है ना ईथर चैनल के लिए ये भी जरूरी है कि लेट्स सपोज हम लोग एक तरफ स्विच की जो पोर्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी बैंडविड्थ और दूसरी तरफ की जो पोर्ट्स हैं उनकी बैंडविड्थ सेम होना जरूरी है, ठीक है। उस तरह से उसके बगैर आपके पास एरर डिसेबल स्टेट इनेबल हो जाती है। तो इसलिए आप बेहतर ये होता है कि जब भी हम लोग ईथर चैनल्स को क्रिएट करें दो स्विचेस में, तो एक तरफ की जो बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं दूसरी तरफ की पोर्ट्स की सेम बैंडविड्थ यूज करें। लेट्स सपोज एक तरफ हम लोग 100 Mbps की फास्ट इथरनेट की बैंडविड्थ वाली पोर्ट यूज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी फास्ट इथरनेट को यूज करें, और एक तरफ अगर गिग की पोर्ट यूज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गिग की पोर्ट्स को ही हम लोग यूज करें और फिर इथर चैनल्स क्रिएट करें, ठीक है। तो अब हम लोग ईथर चैनल को ये दो प्रोटोकॉल से मैंने आपको बता दिए, एलएससीपी जो कि ओपन स्टैंडर्ड है और पीएजीपी जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है। तो ये इन दोनों प्रोटोकॉल्स के अलावा जब हम लोग यूज करेंगे उसको तो वो डायनामिक मेथड नहीं होगा, वो स्टैटिक मेथड होगा, और उसमें जस्ट हम लोगों ने ईथर चैनल के मोड को ऑन रखना होता है, ठीक है। उस तरह से भी आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है ईथर चैनल। सबसे पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो है ना एमएलएस को भी यूज कर सकते हैं और लेयर टू के स्विचेस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन सारे ही जो सिस्को के स्विचेस के जो मॉडल्स हैं उन सारी मॉडल्स के ऊपर ये काम करता है। एक 5500 सीरीज का एक स्पेसिफिक स्विच है उसके ऊपर वो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता, जस्ट ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों के पास यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता भी नहीं है ये वाला स्विच यूज, इसके कोई और स्पेसिफिक पर्पसेज हैं। तो उसके अलावा बाकी जितने भी आप चाहे 2900 सीरीज के स्विचेस यूज करें, 3000 सीरीज के एमएलएस यूज करें, 6500 वाले यूज करें, 4500 वाले यूज करें, जो जो स्विचेस आप लोग यूज करेंगे उन सब के अंदर हम लोग ईथर चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लेयर टू के स्विचेस हों या एमएलएस हों, ठीक है। तो ज्यादातर चूंकि ईथर चैनल हम लोग रूट स्विच को आगे मजीद मल्टीपल, जब हम लोग एक रूट स्विच को आगे मजीद कोई एक और स्विच होगा, एमएलएस होगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क की जो इंडिविजुअल ट्रैफिक होती है वहां पे तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन उन स्विचेस के आगे जब एमएलएस की तरफ डेटा जाता है और वहां पे सारे रूट स्विचेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं, तो वहां पर जब डेटा आगे ट्रांसफर किया जा रहा होता है तो उसमें बर्डन ज्यादा होता है, और उन ज्यादातर एमएलएस के अंदर ही हम लोग जो है ना इन स्विच ये इथर चैनल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है एमएलएस के अंदर ही क्रिएट करने, लेयर टू के स्विचेस के अंदर भी हम लोग इनको क्रिएट कर देते हैं। पहले हम लोग सिंपल लेयर टू के स्विचेस को लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे इनके दरम्यान में हम लोग लिंक्स क्रिएट कर देते हैं मैक्सिमम।
फास्ट फॉरवर्ड मोड देखें इनेबल किया। अब यहाँ पे इन दो स्विचेस के दरमियान में 4 लिंक्स हम लोगों ने क्रिएट किए, लेकिन 3 लिंक्स जो हैं वो डाउन हो गए और एक ही लिंक अप हुआ। क्यों? कि यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ और उसने लूप्स बनने से रोकी। क्योंकि दो स्विचेस के दरमियान में बाय डिफॉल्ट अगर 2 लिंक्स क्रिएट होंगे तो एक से दूसरा दूसरे में वापस रिवर्स इसी तरह से डेटा क्रिएट होने शुरू हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, लूप्स बन जाएंगे और फिर डेटा आगे डिवाइसेस की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग अगर यहाँ पे चाहते हैं कि इस सारी चारों पोर्ट्स के जरिए हमारा डेटा जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम लोग इथर चैनल को इनेबल कर देंगे। अब देखें शो इथर चैनल बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो चैनल ग्रुप लिस्टिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आगे कोई इथर चैनल अभी बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होया हुआ। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ये 1 2 3 और 4 चार इंटरफेसेस हैं। ठीक है। तो इन चार इंटरफेसेस को हम लोग बाइंड करना चाहते हैं। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, ये चार इंटरफेसेस हैं। इनको हम लोग एक्सेस मोड में ले आएंगे। और फिर चैनल चैनल ग्रुप। और अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो लेयर 2 के जो स्विचेस हैं ना सिंपल 29 सीरीज में, उसमें 1 से लेकर 6 तक है। लेकिन जो MLS के अंदर जब चैनल्स ग्रुप क्रिएट करने की कैपेसिटी जो होती है आई थिंक 1 से 32 तक होती है। ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 32 होती है या 48 होती है, उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो सिंपल लेयर 2 के स्विचेस हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर यानी एक सिंपल ग्रुप का नाम देना है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 ये नाम दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जब हम लोग इथर चैनल क्रिएट कर रहे होंगे, एक साइड पे जो ग्रुप का नाम वैल्यू देंगे, ये कीवर्ड जो यूज करेंगे 1 से लेकर 6 का, वही दूसरी साइड पे सेम देंगे, तो तब इथर चैनल क्रिएट होगा और तब कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद ये नाम देने के बाद फिर मोड इसका कौन सा हम लोगों ने करना है। ठीक है। मोड में अब देखें एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन और पैसिव। ये जो होते हैं ना एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव होते हैं ये ओपन स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जब हम लोगों ने लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करना होता है। और जबकि ये जो होते हैं दूसरे ऑटो और डिजायरेबल, ये सिस्को के प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, ये PAGP इसके लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने किसी डायनेमिक प्रोटोकॉल की तरफ नहीं जाना, हमने सिंपल जो है ना इनको ऑन मोड में रखना है। ऑन के लिए ये होगा कि ये यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली काम नहीं करेगा। ठीक है। आगे ये चीज़ें इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि LACP, उसमें जब जाएंगे उनको देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली हम लोगों ने ऑन रखेंगे। इसमें ये क्या कर देगा, इनेबल इथर चैनल ऑनली। यहाँ पर और कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल वगैरह या फिर हम लोग इसमें इनकैप्सुलेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको जब इनेबल करेंगे तो यहाँ से सिर्फ इन दो लिंक्स के दरमियान में, दो स्विचेस के दरमियान में इथर चैनल क्रिएट होगा। ठीक है। ऑन इस तरह से इन चार लिंक्स के दरमियान में देखें इथर चैनल क्रिएट हो गया इस साइड से, तो इसलिए इस साइड से अब ये नेगोशिएशन मोड में। ठीक है। जब तक यहाँ पर हो रहा है हम लोग दूसरी साइड पे भी जाते हैं, यहाँ पर भी इथर चैनल इनेबल कर देंगे। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to चैनल ग्रुप। ठीक है। अब वहां पर हमने ग्रुप 1 रखा था, यहाँ पे भी ग्रुप 1 रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसका मोड या क्या रख देंगे, यहाँ पे भी सेम मुख्तलिफ मोड्स शो करवा रहे होंगे, PAGP के लिए, LACP के लिए। लेकिन हम लोग अभी जो मोड इसका रखेंगे वो क्या है, ऑन रखेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर शो इथर चैनल करके देखते हैं।
तो देखें यहाँ पे हो गया, ठीक है, ग्रुप 1 एक क्रिएट हो गया, उसकी स्टेट जो है वो L2 है, ठीक है। पोर्ट्स हम लोगों ने कितनी, मैक्सिमम 8 पोर्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कितनी पोर्ट्स यूज किए, 4। यानी कि ईथर चैनल, जो एक ईथर चैनल बनाते हैं उसमें एक ग्रुप में मैक्सिमम 8 पोर्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, 8 पोर्ट्स को, ठीक है। अभी हम लोगों ने कितनी यूज की है, 4 यूज की हैं। और पोर्ट चैनल ये है, और बाकी यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल यहाँ पे कोई भी नहीं है, प्रोटोकॉल के आगे ब्लैंक है। यहाँ पे हमने सिंपल स्टैटिकली ईथर चैनल इनके दरमियान में जस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखें ईथर चैनल क्रिएट हो गया। ईथर चैनल क्रिएट होने की यही निशानी होती है कि ये चारों एक जो होती हैं, चारों फिजिकल पोर्ट्स होती हैं, एक वर्चुअल पोर्ट की तरह ऑन शो हो रही हैं। जब चारों ऑन शो हो रही हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बावजूद भी ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, और यहाँ पर इसका मतलब लूप्स भी नहीं बन रही, ठीक है। देखेंगे क्या हमारे पास लूप्स बन रही हैं, इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ये देखिए कम्युनिकेशन हो रही है, यानी लूप्स नहीं जनरेट हो रही। हमें रिप्लाई जो आ रहा है नेक्स्ट डिवाइस से आ रहा है, नेक्स्ट आईपी 1 वाली से होकर 2 वाली को पिंग करें तो 2 से ही हमें रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रही है और इथर चैनल क्रिएट हो गया है इसका, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात आप सब लोगों को? जी सर, हम स्विच टू स्विच रन करते हैं ना, जी। जैसे अभी हमने एक्सेस किया मोड एक्सेस। वो तो सिर्फ इनके, अब यहाँ पे ये मैंने बताया ना, ऑन मोड के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग एक प्रोटोकॉल चलाएंगे, उस प्रोटोकॉल में ऑन ये जस्ट इथर चैनल क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्सेस नहीं बनाएंगे। बाकी जब प्रोटोकॉल के अंदर जाकर मैं आपको ट्रंक इनेबल करके दिखाऊंगा, और इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पे हम लोग इनेबल कर सकते हैं जब MLS को यूज करेंगे, ठीक है। उनको ट्रंक भी हम लोग, सिंपल मोड ट्रंक हम लोग बाद में कर देंगे जब इथर चैनल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हम लोग इस टोपोलॉजी को रिफ्रेश कर देते हैं, अभी चूंकि हमने कुछ सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ से सब पुरानी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो गई, ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड में आ जाएगा, ये वापस देखें उसी तरह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक LACP या PAGP प्रोटोकॉल को इनेबल करें, ठीक है। ये सिस्को स्विचेस के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये मेंशन है PAGP प्रोटोकॉल, जो इसका प्रोप्राइटरी है, वो बाय डिफॉल्ट बंडलिंग के तौर पर जो है ना रन करता है सिस्को का, चूंकि प्रोप्राइटरी है इस वजह से। और ये 8 पोर्ट्स को जो है ना बंडलिंग के लिए सपोर्ट करता है, जैसे कि LACP भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा बैकअप पोर्ट्स जैसे 16 पोर्ट्स वगैरह और उस तरह से हम लोग इसमें नहीं इनेबल कर सकते हैं, 8 पोर्ट्स को ही हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है ना फिल्टरिंग वगैरह होती है, किसी भी तरह की जब कम्युनिकेशन की जाती है, ट्रैफिक वगैरह या कोई फ्रेम्स सेंड किए जाते हैं इन पोर्ट्स के जरिए, इन इनग्रेंट्स पोर्ट्स के जरिए, जो यहाँ पे बेसिकली आपके किसी भी ईथर चैनल का पार्ट बन गए हैं, तो उसके अंदर जो है ना फिल्टरिंग वगैरह भी इनेबल कर दी जाती है, ठीक है। बाकी ये जैसे भाई पूछ रहे थे कि ये लोड चैनल लोड बैलेंसिंग करता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ये पोर्ट चैनल जब क्रिएट कर दिया जाता है तो ये लोड बैलेंसिंग को इनेबल कर देता है। यहाँ पे जितने भी एग्रीगेटेड लिंक्स को हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एक्सऑर का ऑपरेशन भी यूज कर दिया जाता है, यानी ये नहीं तो उसके जरिए, वो नहीं तो उसके जरिए आपके पास डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाया करेगा, ठीक है। अब हम लोग PAGP को हम लोग इनेबल करके देखते हैं यहाँ पे। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर चैनल ग्रुप। अब वहाँ पे नाम तो वही होगा, 1 से लेकर 6 तक। हम पहले हमने 1 लिया था, अभी हम लोग 2 ले लें, 3 ले लें, ये 1 से लेकर 6 तक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोड जो होगा, यहाँ पर अगर हम लोगों ने PAGP इनेबल करना है तो याद रखिएगा PAGP में एक तरफ अगर हम लोग ऑटो रखते हैं, और दूसरे ऑटो का मतलब ये होगा कि दूसरी साइड वाला जो भी प्रोटोकॉल होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक तरफ ऑटो रखेंगे, दूसरी तरफ डिजायरेबल रखेंगे, तो यानी इथर चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक तरफ ऑटो रखते हैं और दूसरी तरफ भी अगर ऑटो रखते हैं, फिर आपका इथर चैनल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एक तरफ अगर ऑटो रखेंगे तो दूसरी तरफ हमें लाजमी
PAGP में डिजायरेबल मोड को इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये मोड इनेबल होगा। इस वजह से, क्योंकि MLS के अंदर भी देखें, जैसे उसका मोड बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि ऑटो होता है, दूसरी साइड पे अगर ट्रंक लिंक क्रिएट करते थे तो MLS में भी ऑटोमेटिकली ट्रंक लिंक क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम लोग चैनल ग्रुप को मूड जो है अगर ऑटो रखेंगे एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे जब डिजायरेबल रखेंगे फिर चैनल क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे मूड को हम लोग ऑटो कर देते हैं PAGP के लिए। और फिर यहाँ पर शो इथर शो चैनल इथर चैनल हम लोग करते हैं। अब देखें यहाँ पर हो गया इथर चैनल। यहाँ पे कौन सा, जब ऑटो जैसे ऑटो किया तो यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा, PAGP चला। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके बजाय एक्टिव और पैसिव करते हैं तो वो फिर हम लोग देखेंगे उससे क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से इसके अगेंस्ट दूसरी साइड पर भी हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं। ग्रुप हम लोगों ने 2 रखा था या 3 रखा था? 3 रखा था जी। देख लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, ग्रुप क्या नाम है, 3 है। ठीक है, चैनल ग्रुप 3 और मोड इसका हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर अगर ऑटो रखा है तो यहाँ पर भी ऑटो रखते हैं, फिर क्या होगा। ठीक है, देखें फिर भी चैनल नहीं क्रिएट हुआ, फिर अभी भी लिंक्स हमारे पास उससे डाउन है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही काम कर रहा है उसी तरह से। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ऑटो से डिजायरेबल करेंगे जी। हाँ ऐसे ही होता है बाज़ बात। ये देखें डिजायरेबल किया तो यहाँ पर फिर से इथर चैनल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर शो इथर चैनल करके देख लेते हैं। तो ये PAGP ग्रुप इसका 3 है और पोर्ट्स हमने 4 यूज किए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये है, और ये प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है और प्रोटोकॉल है PAGP। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेयर 2 के बजाय MLSs को यूज करते हैं। ठीक है, उसको भी यूज करके हम लोग देख लेंगे। नहीं, वो वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। जब हमने वो देखे ना, हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, ऑटो डिजायरेबल वगैरह वगैरह, तो हम लोगों ने जब ऑटो लिखा तो उसने नहीं डिजायरेबल उठाया, इसका मतलब ऑटो ही उठाया उसने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही तरफ अगर हम लोग कॉन्फ़िगर कर लें। और जब लाजिम सी बात है, कनेक्टिविटी तो हुई नहीं है, इधर हमने ऑटो डिफाइन कर दिया, हाँ। उधर जब हम जाएंगे उसकी एक्सेस कोड्स बनाते हैं, जब मोड हमें डिफाइन ना करना पड़ेगा तो हमें इधर से पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो कनेक्टिविटी है। हाँ, तो वो हमें मोड पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैं ये जी चीज जी, बता रहा था, उधर मोड हमें डिफाइन करने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ से पता चल जाए। यहाँ से हम लोगों ने, लेकिन वहां पर देखे ना, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप मूड कौन सा यूज करें। फिर वहाँ पे ऑन का भी मूड है, एक्टिव पैसिव भी है, सारे एक ही। ये बेसिकली यहाँ पर जब सिस्को की डिवाइस है ना, चूंकि एक तरफ आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और दूसरा प्रोप्राइटरी वाला प्रोटोकॉल है, दोनों को इन्होंने मर्ज किया हुआ है। आपके पास जब मूड पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिव पैसिव भी उधर ही होते हैं, ऑटो भी वहीं पे होता है, डिजायरेबल भी वहीं पे होता है। तो ऑटो के साथ आगे कनेक्शन कोई भी क्रिएट हो सकता है आपके पास, तो इसलिए जब हम लोगों ने एक तरफ ऑटो रखा तो दूसरा डिजायरेबल मेंशन करना पड़ेगा वहां पर। फिर भी आप देख लीजिएगा अगर ना। हाँ वो आप किसी कहा ना कि हमें ऑटो से डिजायरेबल ही रहना जी जी, चाहिए, तो ऑटो जो हमने लगाया उधर, तो वो फिर उस टाइम वो कोड एक्टिविटी हो रही थी, हाँ ऐसे ही ऐसा ही है। उसके उसमें मैटर नहीं। तो अभी जब आपने उसको फिर डिजायरेबल किया, मेरा कहने का मकसद ये था कि फिर अगर जब वो नहीं एक्सेप्ट करता, उसको हाँ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए कि आप जब यहाँ ऑटो कर दें तो हाँ, उसने चलना ही उसके साथ है। लेकिन हम जब भी करते हैं, आपकी
बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे जनरली जब भी मैं ये करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट होता तो नहीं है, फिजिकल डिवाइसेस के अंदर भी उसको जाके दूसरी साइड से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनको एक्सेस पोर्ट्स में लेके आ जाएं तो उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली डिसेबल को उठा लेना चाहिए, है ना? क्योंकि हाँ कंपेटिबिलिटी जी, तो अब हम लोग ये काम बिल्कुल इनके क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक्सेस ठीक है, चैनल ग्रुप, और इसका चैनल ग्रुप अब देखिए यहाँ पे MLS एक 48, वही मैं आपको कह रहा था 32 या 48, तो 48 ग्रुप्स यहाँ पे की आईडी हम लोग दे सकते हैं 1 से लेकर MLS के अंदर, जबकि लेयर 2 के अंदर 1 से लेकर 6 तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग 5 यूज करते हैं, और इसके बाद मोड हम लोग उसका एक तरफ ऑटो इनेबल कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे शो इथर चैनल कर लेते हैं, तो इथर चैनल क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो इस साइड से हो गया, इस साइड से अब दोबारा से आते हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, फिर चैनल नहीं, स्विच पोर्ट को एक्सेस लेके आएंगे, बस सिर्फ स्विच पोर्ट मोड को हम लोग एक्सेस में लाएंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं शो इथर चैनल, तो देखें नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। मैन्युअली हमें करना पड़ता है, होनी चाहिए थी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अगर ये ऑटो डिजायरेबल है तो ये इसको प्रोटोकॉल को इतना इनहेंस होना चाहिए था कि दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली लिंक कर ले, क्योंकि बीपीडीयू मैसेजेस तो ये भेज ही रहा है और इसकी लिंक्स भी सारी आप ही हैं। लेकिन मकसद ये है और मसला ये है कि ये जो लिंक्स है ना, ये जब तक आप नहीं होंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ से तो हो गया और ये लिंक्स पहले से भी इसी साइड से डाउन थी, तो इस वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, बीपीडीयू मैसेज नहीं ट्रांसफर हो पा रहा, एक ही लिंक के जरिए क्रिएट हो रहा है। तो फिर हम लोग अब इसमें मैन्युअली इनेबल करेंगे, फिर दोबारा से ये हो जाएगा। फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, और फिर चैनल ग्रुप हमने कौन सा 5 रखा था, और मोड उसका हम लोग डिजायरेबल रखा, ठीक है। अब जो इथर चैनल क्रिएट हो गया और PVAGP क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो ये इसने पिंग कर ली, और इसके अलावा फिर अब यहाँ पर पिंग रिक्वेस्ट भी जनरेट करके देखेंगे हम। तो रिक्वेस्ट हो रही है जनरेट, ठीक है, और कम्युनिकेशन हो रही है। मैं तो उसके बाद अब देखें यहाँ पर भी, अब देखें ना कि कौन सी पोर्ट से गया, और ये फिजिकली अगर हम लोग इनको पैकेट ट्रांसफर करके बाकायदा देखें यहाँ से यहाँ, ये सिमुलेशन को ऑन करें अगर, तो देखिएगा अब यहाँ पे देखें, एक चूंकि मैंने बताया था ना मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स को एक लॉजिकल पोर्ट के अंदर वर्चुअल सिंगल पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पे हमें सही क्लियर पता नहीं चल रहा कोई एक किस इंटरफेस से जा रहा है, क्योंकि ये सारे इंटरफेसेस को बेसिकली मर्ज करके एक वर्चुअल इंटरफेस बन गया है। इसलिए सिंपली हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कौन सी पोर्ट के जरिए ये डेटा गया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही वजह है बताने की कि ये वर्चुअल सिंगल पोर्ट पे जो है ना काम करता है। अच्छा, ये काम हो गया। अब हम लोग इसमें तीसरा यूज करते हैं LACP, जो ओपन स्टैंडर्ड है, उसमें फिर एक्टिव और पैसिव मोड्स इसमें इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। तकरीबन सेम ही इसी तरह से काम करता है, लेकिन उसमें यह है कि जब जो LACP होता है वो किसी भी डिवाइस के अंदर हम काम करवा सकते हैं उससे, वो चाहे फोर्टीनेट की हो, ठीक है, चाहे नेक्सस की डिवाइसेस हों,
चाहे HP की डिवाइसेज हों, HP के स्विचेज हों वगैरह वगैरह। लेकिन जो अभी हम लोगों ने काम किया है ये वाला सिर्फ सिस्को का प्रोप्राइटरी था, और वो सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर वो काम कर सकता था। ठीक है। ये अब ये यहाँ पे या इस तरह से हम लोग देख लें, कुछ जो है ना सिस्को के स्विचेस हो सकते हैं, कुछ नेक्सिस के स्विचेस हो सकते हैं, या इस तरह से डिफरेंट वेंडर्स होंगे, तो उनके लिए फिर हम लोग यहाँ पर LSCP को इनेबल कर देंगे। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, चैनल ग्रुप वहाँ पे वही 1 से लेकर 48 तक कोई भी हम लोग चूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज 10। ठीक है। और उसका मोड, अब देखिए हम लोगों ने कौन कौन से मोड्स के ऊपर काम कर लिया। एक्टिव, ये ऑटो, डिजायरेबल और ऑन, इन तीनों मोड्स को देख लिया। ऑटो और डिजायरेबल हम लोगों ने देखा कि ये PAGP ऑनली उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जबकि ऑन को हम लोगों ने देखा कि जस्ट करने के लिए काम होता है। ठीक है। और एक्टिव और पैसिव में हम लोगों ने ये देख लिया, नजर आ रहा है कि LSCP को हम लोग जो है ना अनकंडीशनली जो है ना इनेबल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी कि जो दोनों तरफ अगर हम लोग पैसिव पैसिव रखेंगे तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। एक तरफ एक्टिव और दूसरी तरफ पैसिव हम लोग रखेंगे तो फिर जो है ना ये ईथर चैनल क्रिएट होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मोड को हम लोग एक तरफ एक्टिव रख देते हैं, यहाँ से एक्टिव होगी। अब फिर दूसरी साइड पे जाएंगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर चैनल ग्रुप कौन सा था, 10। ठीक है। मोड इसका हो गया पैसिव। अब हम लोग शो इथर चैनल करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखें ग्रुप 10 है, ग्रुप स्टेट L2, पोर्ट्स 4, मैक्सिमम 16, उसी तरह से चाहे वो L2 हो या L3 हो। ठीक है। और उसके बाद LACP यहाँ पर इनेबल हुआ है। ठीक है। जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो जब हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव को यूज किया तो LACP प्रोटोकॉल इनेबल हो गया। अब क्या देखते हैं इसमें, हाँ तो ये देखें इथर चैनल भी क्रिएट हो गया, इनके लिंक सारे अप हो गए और कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है। उसके बाद सर एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब ये है कि LSCP जो है वो अगर अदर डिवाइसेस हैं रादर देन सिस्को, जी उसके लिए जी यूज कर सकते हैं, ऐसा ही सर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर स्पैनिंग ट्री जब उसमें वन पोर्ट हमारी लगी हुई थी, एक पोर्ट हम यूज कर रहे थे ना, जी तो जी उस टाइम तो एक्टिवेट था, और हाँ। जब दूसरी पोर्ट्स हमने लगाई तो ये इसका मतलब है कि ये ऑटो इनेबल हुआ है क्योंकि लूप नहीं हो रहा, इस तरह कह सकते हैं सर? आप दोबारा रिपीट करें, मैं आपकी बात सुनी मैं ये नहीं कह है। रहा हूँ, देखिए सर, एक जो पोर्ट थी, फर्स्ट पोर्ट आपकी जगह सर उसमें आए सर, ट्रेसर में आए सर आप, जी तो जी मैं ये कहूंगा कि इसमें पहली जो फर्स्ट पोर्ट हमने लगाई, तो ये जी तो जी स्पेनिंग इसमें हमारा एनेबल था, जी स्पेनिंग ट्री, ठीक है ना, और बाकी जो तीन पोर्ट्स हमने यूज किए हैं, जी। तो उसमें आफ्टर हमारी इन प्रोटोकॉल्स को अपडेट करने के लिए इथर चैनल के बाद, तो ये ऑटो इनेबल हो जाएंगी, जो लूपिंग नहीं हो रही, लूपिंग नहीं हो अब रही थी अभी। जी जी लूपिंग इसलिए नहीं हो रही कि अभी ये जब इन दोनों डिवाइसेस के दरम्यान में कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे ये देखने में हमें 4 पोर्ट्स लग रही हैं, और ये दरअसल में जब ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, इन डिवाइसेस को ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी एक पोर्ट के जरिए डेटा भेज रहे हैं जिनकी बस बैंडविड्थ ज्यादा है। अब ये सोच लें कि जैसे फास्ट इथरनेट थी, उसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट की बैंडविड्थ थी 100 Mbps। अब 4 फास्ट यूज कर ली तो अब बैंडविड्थ टोटल कितनी होगी, 400 Mbps। अब ये डिवाइसेस और यहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से हो रही है कि बस
डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है किसी एक पोर्ट के साथ जिसकी बैंडविड्थ 400 Mbps है बस। अब यहाँ पर ये चार पोर्ट्स नहीं है कि किसी एक पोर्ट से डेटा जाएगा और दूसरे से आएगा। वही मैंने आपको पैकेट को जो है ना सिमुलेशन भी करके दिखाई है, वहां पे किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से नहीं पैकेट जा रहा होता, ये कन्वर्ज होकर किसी एक, ऐसे लग रहा होता है कि वर्चुअल सिंगल पोर्ट से मैसेज जा रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जैसे कि 400 एमबीबीएस का हमने एक चैनल बना दिया, एम आई जी राइट सर? जी, एग्जैक्टली एक चैनल बना दिया 400 Mbps का। अब ये देखें, ट्रंक भी मैं इनेबल कर रहा था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो अब जब हमारा चैनल क्रिएट हो गया, जस्ट एक्सेस मोड में लाने का मकसद ये होता है कि उनको फिर जो है ना उनके ऊपर चैनल क्रिएट करना। उसके बाद अभी ये इन डिवाइसेस को मैंने दोबारा से दोनों साइड पर ट्रंक इनेबल किया, तो उसकी कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं। बल्कि शो एग्जिट करते हैं हम लोग, यहाँ पर शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये देखें, ये पोर्ट, ये जो है इसकी वेरिएंट्स हैं, इनको एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट में कन्वर्ट किया हुआ और यहाँ पर ट्रंक शो करवा रहा है। और अगर इससे से आपको नहीं भी क्लियर होता है, यहाँ पे मैं सिंपल दोबारा से हम लोग उन पोर्ट्स को एक्सेस करेंगे। एक मिनट, ये हम लोग कर देते हैं इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, फिर स्विच पोर्ट मोड हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रंक इनेबल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें भी आएंगे, यहाँ पर इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4, और फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इनेबल कर दिया। पहले इथर चैनल क्रिएट कर दिए, फिर ट्रंक मोड को हम लोगों ने इनेबल कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से आप होगी सारी। ठीक है, उसके बाद हाँ बस सही है, इस तरह से हम ट्रंक लिंक भी इसका क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और ये बेसिकली सारी थ्योरी है इथर चैनल की और इथर चैनल्स को क्रिएट करने की। एक तो हमें जो है ना ये लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, दूसरा रिडंडेंट लिंक्स हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। रिडंडेंट लिंक्स इस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि लेट्स सपोज ये पोर्ट खराब हो गई, ठीक है, इस पोर्ट को हमने रिमूव कर दिया या कुछ इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गई, तो फिर भी हमारा कम्युनिकेशन चलती रहेगी, बैकअप आपके पास ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ठीक है, और लोड बैलेंसिंग होती रहेगी, कम्युनिकेशन होती रहेगी। ठीक है, तो ये था इथर चैनल का। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? ये नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये जो जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको बता दिए, फिर भी इनको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो अब हमारे ऑलमोस्ट जो है ना कल वाला भी कंसिडर कर लीजिए। हाँ, कल वाले नोट्स में आप लोगों के साथ सर शेयर यहाँ कर दूंगा। बैंडविड्थ क्यों इस तरह रहते हैं? बैंडविड्थ, ये जी भाई का क्वेश्चन है कि बैंडविड्थ हम लोग वैसे क्यों ये इसको इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अब कंसिडर करें कि ये एक स्विच है, ठीक है, इस स्विच के आगे वहां पे वो देखें, अब यहाँ ये चार डिवाइसेस ये लगी हुई हैं, चार डिवाइसेस ये लगी हुई हैं, तो 8 डिवाइसेस हो गई। और इन हर एक की फास्ट इथरनेट यूज किया हुआ है, यहाँ पर हर एक की बैंडविड्थ कितनी है, मैक्सिमम 100। तो टोटल इस स्विच से जो डेटा यहाँ से रिलीज होकर इधर जा रहा है एट दिस पार्ट कितना जा रहा है, 800 Mbps। और अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक सिर्फ फास्ट इथरनेट की केबल यूज की हुई है, तो उसकी तो उसमें कितनी बैंडविड्थ होगी, 100 Mbps। तो ये किस तरह से 800 को कैरी करके लेके जाएगा, फिर वो कैश ही क्रिएट बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक्टिव और आधा डेटा जाएगा और आधा फिर जो है ना बैकअप पे उसमें वेटिंग पे लग जाएगा। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 100 की लेट्स सपोज 10 केबल्स या 4 8 केबल्स ऐड कर ली, तो फिर जितना कैपेसिटी है उतना ही हम लोगों ने जो है ना आगे बैंडविड्थ इसको आगे डेटे को ट्रांसफर करने के लिए भी इंक्रीज कर ली, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए। इस एक पोर्ट के अंदर तो 100 Mbps का जा सकता है ना, लेकिन इस तरह की अगर 6 पोर्ट्स हम लोग ऐड कर लेंगे या 8 पोर्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं तो 800 Mbps का डेटा जाएगा। तो इसमें लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, तो सारा डेटा कोई वेटिंग पे रिजर्व पे होने के बजाय एक ही वक्त में सारा डेटा आगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा। ये वजह होती है बेसिकली। और दूसरी वजह ये होती है कि रिडंडेंट लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान में, एक लिंक अगर डाउन भी हो जाए तो बाकी आपका चैनल चलता रहेगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी। ठीक है, ठीक है, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर पॉसिबिलिटी होती है डेटा कंजेशन, सॉरी, कभी कभी हो सकता है कि इसका डेटा कंजेशन होने की। लूप्स क्रिएट होना?
हाँ, कि मतलब जैसे आपने भी बात की ना कि 800 हाँ, पॉसिबिलिटी तब होगी कि ये हम लोगों ने चैनल क्रिएट करने के बाद भी जो टोटल बैंडविड्थ है और किसी एक स्पेसिफिक लिंक की जो बैंडविड्थ है उससे उनकी इसलिए बैंडविड्थ कम है और वो ज्यादा है, तो फिर कंजेशन क्रिएट हो जाएगी। वो फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज करते हैं ना। फिर उसमें ये कर देंगे कि दो ग्रुप्स क्रिएट कर लेंगे। एक जो है वो फास्ट इथरनेट वालों का यूज कर लेंगे, बाकी गीगा भी तो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उनका भी एक लिंक क्रिएट कर देंगे। तो हमेशा चैनल क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी कितनी जो है ना हम लोग चैनल्स बनाएं और कितनी बैंडविड्थ हम लोग दोनों इस पूरे लिंक्स के ऐड करें कि हमारी एटलीस्ट कंजेशन ना क्रिएट हो। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन करके पेपर वर्क करके उसके बाद फिर ये चैनल क्रिएट किया जाता है। ठीक है। नहीं, लूप्स वही मैं ये अभी हम लोगों ने देखा ना कि कम्युनिकेशन हो रही है, लूप्स नहीं क्रिएट हुई। इसकी वजह ये है कि ये देखने बजाहिर ये चार पोर्ट्स हैं और एक से ऐसे देखने में लग रहा है कि एक से डेटा जाएगा दूसरे से वापस आ जाएगा, लेकिन फिजिकली ये नजर आ रही है, लेकिन वर्चुअली ये एक ही पोर्ट है। जब चैनल बन गया, ग्रुप क्रिएट हो गया, ये चार जो है वो बेसिकली एक बन गई। जैसे चार लकड़ियों का मिला दो, एक गट्ठा बना लो, उनको बंद कर दो, बांध लो, तो वो चार नहीं होंगी, वो एक ही मजबूत कंसिडर होगी। इसी तरह से इनका भी यही होगा कि ये जब इनकी कम्युनिकेशन होगी तो किसी एक एक पोर्ट से नहीं जा रहा होगा डाटा, इन चारों को मर्ज करके आपके पास वर्चुअली किसी एक ही पोर्ट से जा रहा होगा डाटा। सर वैसे ठीक है। ये फिजिकली पोर्ट से ये लूप्स बन सकती हैं या वर्चुअली भी बन सकती हैं? वर्चुअली नहीं बन सकती ना, वर्चुअली किसी सूरत, वर्चुअली से मुराद ये होता है कि एक सिंगल आपके पास वर्चुअल सिंगल पोर्ट, मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स कंबाइंड टू फॉर्म वर्चुअल सिंगल पोर्ट। तो जो वो सिंगल बन गई तो फिर उसे कभी भी इस तरह से लूप्स नहीं क्रिएट होंगे। ठीक हम है। सर बैंडविड्थ लिमिट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे आईएसपी से हम लेते हैं तो वो तो लिमिट लगा देते हैं एग्जैक्टली। हर पोर्ट पे। वो फिर उसके अकॉर्डिंगली वही ना, वो फिर बैंडविड्थ हम लोग पहले पेपर वर्क करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी हम लोग लिमिट लगा जैसे लेंगे हमारा यूज तो करके। बैंडविड्थ कम है और हमारा यूजर ज्यादा है तो हम हर पोर्ट पे लिमिट लगा देंगे कि जितनी हमारी बैंडविड्थ है उससे ज्यादा से आगे यूज हो। नहीं, आप मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन सर ये है, जैसे हाँ, आईएसपी से हम 50 MB का लिंक लेते जी हैं जी, ठीक वो है। उस पर बैंडविड्थ लगा देता है, हाँ, वो ठीक है। लिमिट लगा देता उसमें है हम लोग कि लिमिट बिल्कुल कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक पोर्ट में आगे जो डिवाइस है वो इतना एमबी का डेटा यूज कर सके, उस वो तो सिंपल है। और वो ज्यादातर राउटर्स की आपके पास स्पेसिफिक इंटरफेसेस के जरिए भी हम लोग कर स्विच सकते हैं। में। उसमें स्विच एमएलएस को इसलिए कहा जाता है कि मैनेजेबल है, उसके भी इंटरफेस के अंदर ठीक। बैंडविड्थ को कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो सर इस बैंडविड्थ में और उसमें बड़ा डिफरेंस है? नहीं, वो तो ये और इनका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, इनका टॉपिक से रिलेटेड जनरल वो ये इनका एक जनरल क्वेश्चन है कि हमने यूजर को बाउंड करना है कि एक लेट्स हमने एक 1000 MBPS का या 500 MBPS का कनेक्शन लिए हुए हैं, मल्टीपल कनेक्शन लिए हुए हैं। तो अब आगे यूजर जो कनेक्ट हो तो उसको कितना जो है ना फैसिलिटी हो, तो वो उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसके लिए हम लोग उसको बाउंड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक इंटरफेस से जो यूजर अटैच है उसको इतना एमबीपीएस कनेक्शन मिलना चाहिए। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि उस पूरे डिवाइस में, पूरे स्विच में आगे जितने यूजर्स अटैच हैं उन सबका डेटा जो ये कैरी करके लेके जाना है उसके लिए इसकी कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए, अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर यही सेम जो लोड बैलेंसिंग का काम है वो थ्रू अ फायरवॉल भी होता है ना सर? जी उसमें भी इंटरफेसेस हैं? जी, वो फायरवॉल हो, लोड बैलेंसर हो या फिर राउटर हो, वो उसके आप मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं